क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 141 और क्वेश्चन है द चेंज इन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट सोल्ड कॉल्ड एज। जब किसी एडिशनल यूनिट को जब सोल्ड किया जाता है तो उससे जो टोटल रेवेन्यू में जो भी चेंज आता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन मार्जिनल रेवेन्यू, दूसरा ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू, तीसरा ऑप्शन रेवेन्यू और चौथा ऑप्शन प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मार्जिनल रेवेन्यू। The change in total revenue from an additional unit sold called as marginal revenue. Option A is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 142 और क्वेश्चन है हमारा द डेफिनेशन। एक डेफिनेशन दी गई है और डेफिनेशन देने के बाद पूछा गया है कि डेफिनेशन किसने दिया था। डेफिनेशन है इकोनॉमीज इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between ends case means which have alternative uses। ये एक डेफिनेशन दी गई थी और पूछा गया ये डेफिनेशन किसने दिया है। तो वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है जेबी से, दूसरा ऑप्शन एल्फ्रेड मार्शल, तीसरा ऑप्शन रॉबिन्सन और चौथा ऑप्शन पॉल ए सैमुएल्सन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने ये डेफिनेशन दी थी इकोनॉमीज इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स केस means which have alternative uses। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 143 और क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स इज। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज डैश। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक्स इज अ नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस, दूसरा ऑप्शन इकोनॉमिक्स इज नॉट अ पॉजिटिव साइंस, तीसरा ऑप्शन इकोनॉमिक्स इज पार्शियली साइंस एंड पार्शियली आर्ट्स और चौथा ऑप्शन इकोनॉमिक्स इज neither a normative nor a positive science। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स इज पार्शियली साइंस एंड पार्शियली आर्ट। आपको मालूम है ना आर्ट और साइंस में डिफरेंस क्या होता है। आर्ट का मतलब होता है प्रैक्टिकल चीजें टू परफॉर्म समथिंग, साइंस इज अ थियोरेटिकल नॉलेज। तो साइंस पहले पढ़ी जाती है फिर आर्ट परफॉर्म किया जाता है। पहले हम इकोनॉमिक्स में थियोरेटिकल नॉलेज गेन करते हैं, उसके बाद उसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज पार्शियली साइंस एंड पार्शियली आर्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 144 और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, देयर 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है देयर इज इक्वालिटी ऑफ इनकम अमंग पीपल इन द इकोनॉमी, दूसरा ऑप्शन प्रॉफिट मोटिव गेट्स प्रीसिडेंस ओवर सोशल मोटिव, तीसरा ऑप्शन फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस और चौथा ऑप्शन राइट टू ओन प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के मद्देनजर रखते हुए जो स्टेटमेंट इसमें गलत है, जो चीज एक्चुअली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में अप्लाई नहीं होती, वो है ऑप्शन ए। दैट इज देयर इज इक्वालिटी ऑफ इनकम अमंग पीपल इन द इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अमीर बहुत अमीर होते हैं और गरीब बहुत गरीब होते हैं, इक्वालिटी ऑफ इनकम नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 145 और क्वेश्चन है हमारा नैरो मनी रेफर्स एज पर द लेटेस्ट आरबीआई वर्किंग ग्रुप्स। जो नैरो मनी है ना उसका डेफिनेशन बताइए, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ये लेटेस्ट डेफिनेशन जो आरबीआई ने दी है उसके हिसाब से। ठीक है, ये जो वर्किंग ग्रुप्स है ना उसमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे करेंसी हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। इन सब का टोटल करके नैरो मनी के बारे में पूछा गया है कि नैरो मनी बताइए आप। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, दूसरा ऑप्शन है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस मनी एट कॉल और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये नैरो मनी की डेफिनेशन है आरबीआई के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 146 और क्वेश्चन है इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सिस। जब स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व दो एक्सिस से मीट कर रहा है, the price elasticity of demand at y axis of the line would be equal to। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है y एक्सिस पे वो किसके बराबर होगा? इट शुड बी इक्वल टू 1 ऑप्शन ए, इट शुड बी इक्वल टू इंफिनिटी, इट शुड बी इक्वल टू 3 और इट शुड बी इक्वल टू 1.25। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इंफिनिटी। ठीक है,
इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सेस, जब स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व दो एक्सेस को मीट कर रहा है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी ना वाई एक्सेस की जो लाइन होगी, इट शुड बी इक्वल टू इन्फिनिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 147 और क्वेश्चन है हमारा, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन विल बी मेकिंग मिनिमम लॉसेस इन शॉर्ट रन एट अ पॉइंट वेयर, एक फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन में है वो मिनिमम लॉसेस मतलब विल बी मेकिंग मिनिमम लॉसेस, उनका बहुत कम लॉस हो रहा है इन शॉर्ट रन, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, वो कौन सा पॉइंट होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन MC इज ग्रेटर देन MR, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। दूसरा ऑप्शन है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। तीसरा ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और चौथा है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 और क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन इंडिया आरबीआई में, भारत के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कर सकता है? ठीक है, देखिए इन्फ्लेशन की जो परिभाषा है, दैट इज इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इट इज जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब प्राइस लेवल बढ़ जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी के अंदर पैसे की सप्लाई बढ़ गई है। जब पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन आ जाता है। अब यहां जरूरत क्या है कि पैसे की सप्लाई को कम करना, और पैसे की सप्लाई आरबीआई कैसे करता है? कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा करके। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब आरबीआई सीआरआर बढ़ा देगा तो जो एक्सेस फ्लो हो गया इकोनॉमी के अंदर पैसे का, वो रिड्यूस हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा, और ये तब तक सीआरआर बढ़ा रहेगा जब तक इकोनॉमी के अंदर एक्सेस मनी है। जिस मोमेंट पर ये एक्सेस मनी निकल जाएगा, इकोनॉमी के सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा, उस मोमेंट पे सीआरआर वापस बराबर कर दिया जाएगा, मतलब वापस रिड्यूस कर दिया जाएगा। अभी करंट सिचुएशन में मैं आपको बताऊं, आरबीआई ने डिसीजन लिया अगले 5 साल तक कोई सीआरआर आरबीआई नहीं लेगा, और सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर वो पैसा होता है जो प्राइमरी डिपॉजिट्स के थ्रू, मतलब जब हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं ना, तो बैंक उसका कुछ पोर्शन आरबीआई के पास ले जाकर के रिजर्व कर देता है, तो उसे कहते हैं सीआरआर। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अभी क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि आपको मालूम है कोरोना वायरस के चक्कर में पूरी इकोनॉमी पूरी एकदम रिसेशन आ गया, बहुत बुरा वाला, बहुत खराब हो चुकी है इकोनॉमी की सिचुएशन। तो जब इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है, पैसे की सप्लाई नहीं है, तो सीआरआर का मतलब ही नहीं बनता। सीआरआर की जरूरत तब पड़ती है जब इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 149 और क्वेश्चन है, व्हेन द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम हिज प्राइस लाइन इज डैश टू द इंडिफरेंस कर्व। जब कोई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है तो उसका प्राइस लाइन डैश होता है इंडिफरेंस कर्व में। डैश का मतलब दैट यू हैव टू फिल, पैरेलल होता है इंडिफरेंस कर्व के, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन एट राइट एंगल होता है। तीसरा ऑप्शन डायगोनली अपोजिट होता है, और चौथा ऑप्शन टैंजेंट होता है। टैंजेंट का मतलब कर्व को टच करके लाइन निकल रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एट राइट एंगल। व्हेन द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम हिज प्राइस लाइन इज एट राइट एंगल टू द इंडिफरेंस कर्व। और इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 और क्वेश्चन है, Which of the following is not the feature of perfect competition? इनमें से कौन सा फीचर परफेक्ट कंपटीशन का नहीं है? मतलब परफेक्ट कंपटीशन का कौन सा फीचर नहीं है चारों ऑप्शंस में? बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है हमारा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा ऑप्शन है हमारा स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तीसरा ऑप्शन है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, और चौथा ऑप्शन है गुड इज होमोजेनस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। आपने पढ़ा है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, फ्री एंट्री एग्जिट भी होता है परफेक्ट कंपटीशन में, और गुड्स होमोजेनस भी होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आपने नहीं पढ़ा। आपने क्या? मैंने खुद नहीं पढ़ा। तो इस हिसाब से क्या है, इस हिसाब से जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स नहीं होते। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इन द लॉन्ग रन अंडर विच कॉम्पिटिशन अ फर्म में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, किस कंपटीशन में लॉन्ग रन के अंडर एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन है परफेक्ट कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन है ओलिगोपोली, और चौथा ऑप्शन है मोनोपोली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मोनोपोली। मोनोपोली वो कंपटीशन होता है जहां पे कोई भी फर्म लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 152 और क्वेश्चन है,
नेशनलाइजेशन मींस, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट स्टेक टू प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट के स्टेक्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना. दूसरा ऑप्शन है हमारा सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज टू प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट की कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना. तीसरा ऑप्शन है हमारा गवर्नमेंट परचेजिंग 26% शेयर्स इन प्राइवेट कंपनीज. और आखिरी ऑप्शन है हमारा टेकिंग ऑफ फुल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बाय द गवर्नमेंट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, taking of full control and management from private sector by the government is called nationalization. Option D is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 153 और क्वेश्चन है इन अप्रैल 2020 बैंक रेट इज डैश %. ठीक है, अप्रैल 2020 के हिसाब से बैंक रेट कितना % है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है 6.50%, दूसरा ऑप्शन है 4.50%, तीसरा ऑप्शन है 4.650% और चौथा ऑप्शन है 6.50%. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 4.650%. अप्रैल 2020 के हिसाब से जो बैंक रेट है वो है 4.650%. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154 और क्वेश्चन है इन अप्रैल 2020 द SLR वाज डैश %. अप्रैल 2020 के हिसाब से जो SLR रेट है जिसे RBI फिक्स करता है वो कितना % है? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा 15.25%, दूसरा ऑप्शन है 16.50%, तीसरा ऑप्शन है 18.25% और चौथा ऑप्शन है 19.65%. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 18.25%. हमारे देश में रिसेशन चल रहा था कोरोना वायरस के लॉकडाउन से पहले, जिस वजह से हमारे देश के जो आरबीआई है उसने डिसीजन लिया कि जो हमारा SLR रेट है और प्लस CRR रेट है उसको रिड्यूस कर दिया जाए. तो SLR रेट को रिड्यूस करके 18.25% कर दिया गया इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 155 और क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विथ वेल्थ वॉज रेफर्ड बाय. ये डेफिनेशन किसने दी थी कि इकोनॉमिक्स जो है ये एक साइंस है जो वेल्थ में डील करता है. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है एल्फ्रेड मार्शल, दूसरा ऑप्शन है JB से, तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ और चौथा ऑप्शन है AC पिगू. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, JB से ने डेफिनेशन दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है इज द साइंस विच डील्स विथ वेल्थ. ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156 और क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू इंप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ पावर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वाज पास्ड इन. हमारे देश के अंदर जो पावर है, पावर मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको इंप्रूव करने के लिए, उसके प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास किया गया था. आपको बताना है किस ईयर में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास किया गया था. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है इन द ईयर 2003, दूसरा ऑप्शन इन द ईयर 2005, तीसरा ऑप्शन इन द ईयर 2002 और चौथा ऑप्शन इन द ईयर 2004. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इन द ईयर 2003. इन द ईयर 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वाज पास्ड इन ऑर्डर टू इंप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ पावर. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157 और क्वेश्चन है पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स कॉन्स्टिट्यूट डैश ऑफ आर इंपोर्ट बिल. हम जो भी इंपोर्ट कराते हैं ना, इंडिया जो भी इंपोर्ट कराता है उसमें पेट्रोल, ऑयल और लुब्रिकेंट्स कितना % इंपोर्ट बिल का हिस्सेदारी है. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है 29%, मतलब इंपोर्ट बिल का 29% पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करता है. दूसरा ऑप्शन है 27%, तीसरा ऑप्शन है 33% और चौथा ऑप्शन है 18%. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 27%. इंडिया जो भी इंपोर्ट कराता है उसका जो बिल आता है ना, इंपोर्ट का बिल, उसका 27% बिल कॉन्स्टिट्यूट पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158 और क्वेश्चन है अबाउट डैश % ऑफ सिक यूनिट्स आर अदर देन स्मॉल यूनिट्स. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा 98%, दूसरा ऑप्शन है हमारा 2%,
तीसरा ऑप्शन है हमारा 5% और चौथा ऑप्शन है हमारा 30%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2%। अबाउट 2% ऑफ सिक यूनिट्स आर अदर देन स्मॉल यूनिट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159 और क्वेश्चन है द इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज। देखिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना वो आता है सेकेंडरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से हमको रॉ मटेरियल्स मिलते हैं सेकेंडरी सेक्टर के लिए। तो मेनली तो जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होता है उसके रॉ मटेरियल्स के लिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है, आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। हमारा पहला ऑप्शन है द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स फॉर द कंजम्पशन पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। दूसरा ऑप्शन है द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइडर मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तीसरा ऑप्शन है हमारा द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री। और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 160 और क्वेश्चन है द सर्विस सेक्टर इन इंडिया नाउ अकाउंट्स फॉर। जो सर्विस सेक्टर है इंडिया का वो कितने % जीडीपी को लेकर के आता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 50 to 60% ऑफ जीडीपी सर्विस सेक्टर से आता है, जिसे हम टर्चरी सेक्टर भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है 60 to 70% ऑफ जीडीपी। तीसरा ऑप्शन है 40 to 50% ऑफ जीडीपी और चौथा ऑप्शन है 30 to 40% ऑफ जीडीपी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 50 to 60% ऑफ जीडीपी। ठीक है।